Hello everyone, I am Monica and today our topic is characteristics of research. Research comprises creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge, including knowledge of human, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications. And these are the characteristics of research. First one is systematic approach, rules and procedures. A systematic approach is followed in research. Rules and procedures are an integral part of research that set the objective of a research process. Researchers need to practice ethics and code of conduct while making observations or drawing conclusions. मीन्स सबसे पहले हमें सिस्टेमेटिक ढंग से चलना पड़ेगा, ठीक सिस्टम से हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करेगा तो उसको सिस्टेमेटिक ढंग से आगे बढ़ते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन करनी होगी और अपने कंक्लूजन्स ऐड करने होंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च शुड बी सिस्टेमेटिक। Second, logical reasoning involves both inductive and deductive methods. रिसर्च में हमेशा लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, तर्क वाली बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम हवा में कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि लॉजिक के आधार पर हम बात करेंगे, तर्क के आधार पर बात करेंगे। और ये बात करते हुए हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड्स को यूज़ करना है। अब बात आती है इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड्स होते क्या हैं। इंडक्टिव मेथड में हम जाते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ, जबकि डिडक्टिव मेथड में हम जाते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ। इंडक्टिव मेथड लॉजिकली ट्रू होगा बट नॉट डेफिनेटली ट्रू, दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल, आपके पास सेब की एक टोकरी है और आपने ये देखना है कि सेब कच्चे हैं या पक गए हैं। आपने एक सेब उठाया और आपने देखा कि वो सेब पूरी तरह से पक के तैयार है। फिर आपने उस पेटी में से दूसरा सेब उठाया, तीसरा उठाया और आपने देखा कि दूसरा और तीसरा सेब भी पूरी तरह से पक के तैयार है। आपने 3-4 सेबों को उठाकर देखा और उनके आधार पर आपने ये कंक्लूज़न निकाल दिया कि इस पेटी में सभी सेब पक कर तैयार हैं। अब नो डाउट सब पक के तैयार होंगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई पक के तैयार ना हो। तो जब हम इस तरह से सर्वे करते हैं वो होता है इंडक्टिव मेथड। मीन्स हमने स्पेसिफिक 2-3 सेबों को उठा के देखा और उसके बाद एक जर्नल धारणा बना ली सभी के बारे में। यहाँ आपको एग्जाम्पल पहले मिलेगा, डेफिनेशन बाद में मिलेगी। दूसरी तरफ डिडक्टिव मेथड के अंदर हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, जहाँ आपको डेफिनेशन पहले मिलेगी, एग्जाम्पल बाद में मिलेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट के सामने कुछ तस्वीरें प्रस्तुत की गई, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी, ताजमहल की तस्वीर थी, आइसक्रीम की तस्वीर थी। मीन्स एग्जाम्पल्स दे दिए गए। फिर स्टूडेंट से पूछा गया कि ये जो सारी तस्वीर हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अब स्टूडेंट देखेगा नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन होता है। तो उसके आधार पर स्टूडेंट बताएगा कि ये सब नाउन्स हैं। तो उसने डेफिनेशन क्रिएट कर दी, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। ये होता है इंडक्टिव मेथड में। दूसरी तरफ है डिडक्टिव मेथड, जहाँ आपने स्टूडेंट को पहले डेफिनेशन बता दी। पहले आपने स्टूडेंट को ये बताया नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, और उसके बाद उससे पूछा गया कि बताओ कौन कौन से हैं जो नाउन हैं, ऑब्जेक्ट्स। और लड़का या लड़की फिर बता रहा है कि ताजमहल नाउन है, आइसक्रीम नाउन है, सुनीता नाउन है। तो जब हमें डेफिनेशन पहले दे दी जाए और एग्जाम्पल बाद में हो तो वो होगा डिडक्टिव मेथड, और जब हमें एग्जाम्पल पहले दे दिए जाएं, डेफिनेशन बाद में हो तो वो होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम बॉटम से अप की तरफ जाएंगे, जबकि डिडक्टिव मेथड में हम अप से बॉटम की तरफ आएंगे। मीन्स रिसर्च में आपने क्या करना है, चाहे आप इंडक्टिव मेथड यूज़ करो, चाहे आप डिडक्टिव मेथड यूज़ करो, लेकिन लॉजिक के आधार पर आपने बात करनी है, तर्क के आधार पर आपने बात करनी है, और ये एक विशेषता है रिसर्च की। थर्ड पॉइंट इज़
एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन द नेचुरल सेटिंग्स। आपने जो भी आप ऑब्जर्व करोगे वो नेचुरल सेटिंग्स में करनी है, स्वाभाविक स्थिति के अंदर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के रिश्ते की बात चल रही है, लड़का जब लड़की को देखने के लिए आएगा तो नेचुरल सी बात है लड़की सलीके से पेश आएगी, उसका बात करने का तरीका, उसका पहनावा सभी कुछ सेंसिबल होगा। वहाँ आउटर लुक को देखकर तो जज किया जा सकता है, लेकिन लड़की का नेचर क्या है इसे जज नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से लड़के को आउटर रूप में तो जज किया जा सकता है, लेकिन वो नेचुरली किस तरीके से रहता है ये जज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी को बिना बताए कि मैट्रिमोनियल पर्पस से हम नहीं देख रहे हैं, बिना बताए जनरल कंडीशन के अंदर उस लड़की को देखा जाए तो ज़्यादा सही कंक्लूज़न निकलेगा लड़की के व्यवहार के बारे में या लड़के के व्यवहार के बारे में। तो रिसर्च हमेशा नेचुरल सेटिंग्स में होनी चाहिए, किसी भी तरह की आर्टिफिशियलिटी रिसर्च में नहीं होनी चाहिए। जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपने स्वाभाविक परिस्थितियों में करनी है। फोर्थ पॉइंट इज़ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द डाटा। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको आपने गहराई तक जाकर अध्ययन करना है। द डाटा और नॉलेज दैट इज़ डिराइव्ड इज़ इन रियल टाइम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इन द नेचुरल सेटिंग। देयर इज़ एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रिसर्च सो दैट देर आर नो एनोमलिटीज एसोसिएटेड विद इट। आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च की, आप किसी के व्यवहार को जज कर रहे हैं। हो सकता है आपने उस पर्सन को किसी दूसरे से झगड़ते हुए देखा हो और आपने ये धारणा बना ली कि ये पर्सन है जो झगड़ालू है, लेकिन रियलिटी हो सकता है ये हो कि वो बहुत ही शांत पर्सन हो। तो सिर्फ उसको झगड़ते हुए देखकर आपने अपने कंक्लूज़न नहीं निकालने हैं, अपने निष्कर्ष नहीं निकालने हैं। आपने पता करना है कि उस झगड़े का क्या कारण है, या वो पर्सन गुस्सा है तो उसका क्या कारण है। हो सकता है वो कारण बहुत ही सीरियस इशू हो जिसकी वजह से वो सामने वाले से गुस्सा कर रहा है। तो आपने इन डेप्थ एनालिसिस करना है, गहराई में जाके अध्ययन करना है, उसके बाद ही आपकी रिसर्च करनी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिसर्च क्रिएट्स अ पाथ for generating new questions. More research opportunities can be generated from existing research. रिसर्च एक रास्ता तैयार करती है ताकि आपके सामने नए नए क्वेश्चंस और उभर कर सामने आएँ। मीन्स जैसे हम बात करें, रामायण सीरियल बना राम सीता की कहानी पर, रामानंद सागर ने बनाया, कहानी वही है, लेकिन अब सीरियल बना सिया के राम, जिसमें उसी कहानी को सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, एक महिला के, एक नारी के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। मीन्स एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ जिसके जवाब में रिसर्चर ने एक नया एपिसोड बनाया। तो रिसर्च हमेशा नए क्वेश्चन को जनरेट करती है, एक नया पहलू सबके सामने लेकर आती है। सिक्स्थ पॉइंट इज एनालिटिकल इन नेचर। Research is analytical in nature. It makes use of all the available data so that there is no ambiguity. रिसर्च की प्रकृति हमेशा विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, जिसके अंदर हम जो भी डाटा हमें अवेलेबल है उस सारे डाटा को यूज़ करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हमने ऐसा नहीं करना है कि डाटा हमारे पास ज़्यादा है और हमने 50% डाटा उठा लिया और उसके आधार पर रिसर्च कर दी। हमने जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उस पूरे डाटा के आधार पर हमने रिसर्च करनी है ताकि किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी ना रहे, किसी भी तरह की उलझन ना रहे, कन्फ्यूज़न ना रहे। एंड सेवंथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूरेसी. Accuracy is one of the important characters of research. The information that is obtained while conducting the research should be accurate and true to its nature. For example, research conducted in a controlled environment like a laboratory, here accuracy is measured of instruments used and the final result of the experiment. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रिसर्च करते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम मोस्टली साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। अगर हम किसी लेबोरेटरी के अंदर, किसी लैब के अंदर रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च करते हुए हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जो उस रिसर्च के लिए ज़रूरी थे,
और अपने एक्सपेरिमेंट से हमने फाइनल रिजल्ट्स निकाले। तो लेबोरेटरी के अंदर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हम जो रिसर्च करेंगे वो पूरी तरह से एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। तो ये सब विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च की। रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, नेचुरल सेटिंग होनी चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस हो, एंड रिसर्च क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस. It should be analytical, and accuracy is one of the most important characters of research. I hope you understand the topic, and don't forget to like and share. Thank you.